एक वीरान रेगिस्तान में दो दोस्त छिपकलियों का शिकार कर रहे थे। उन्होंने काफी छिपकलियां पकड़ ली थी, पर उनका लालच उन्हें और दूर ले आया। मगर इसी दौरान उन्हें मिट्टी में धंसा हुआ एक बोर्ड मिला, जिस पर लिखा हुआ था कि इंसानों का यहाँ आना मना है, और इस बोर्ड को देखते ही उन्होंने वापस जाने का फैसला कर लिया। पर जैसे ही एक दोस्त अपने बिछाए जाल को निकालने गया तो उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी, और उस आवाज का पीछा करते हुए वो आदमी वहाँ की जमीन में बने एक गहरे गड्ढे के पास आ गया, जहाँ वो हैरान होकर उस गड्ढे को देख ही रहा था कि तभी अचानक उस गड्ढे से उसका जख्मी दोस्त बाहर निकला, और उसको कुछ समझ में आने से पहले ही किसी अनजान ताकत ने उसके दोस्त को दोबारा उस अंधेरे गड्ढे में खींच लिया, जिससे वो दूसरा आदमी डर के मारे थर थर कांपने लगा। तब डर के मारे वो अपने स्कूटर की ओर भागा और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि मौत उसके पीछे खड़ी थी। अब जैसे ही स्कूटर स्टार्ट हुआ तो वो आदमी खुश हो गया कि अब तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, पर उसके जाने से पहले ही एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उसे पकड़कर उस गड्ढे में खींच कर ले गया। तो अब यहाँ से कहानी एक क्लब पर आती है, जहाँ काओ नाम का डाउनफॉल में डूबा हुआ सिंगर अपनी कजन जेन के साथ गाना गा रहा था, और जेन ने ही काओ का करियर बचाने के लिए ये शो रखा था। मगर इसी दौरान अचानक वहाँ पुलिस ने ड्रग्स की तलाशी लेने के लिए रेड मार दी। काओ और जेन ने वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। तब काओ ने पुलिस से कहा कि मैंने कोई ड्रग नहीं ली, मैं तो यहाँ बस गाना गाने आया था, और आप चाहो तो मेरा टेस्ट करवा लो। लेकिन काओ की ये बात उसी पर उल्टी पड़ गई, क्योंकि काओ का टेस्ट ड्रग पॉजिटिव निकला, जिसके बाद पल भर में उसका करियर ढेर हो गया और सोशल मीडिया पर लोग उस पर थू थू करने लगे। लेकिन काओ को समझ आ गया था कि ये सब किसी का प्लान था। उसकी पुरानी बैंड पार्टनर जिससे काओ की लड़ाई हुई थी, ये सब उसी ने किया था। मगर अभी वो इस सदमे से निकला भी नहीं था कि तभी जेन के पास गांव से एक दर्दनाक खबर आई कि उसके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, और ये सुनते ही वो दोनों बिना वक्त गवाए सीधा गांव की ओर निकल पड़े। वहाँ रास्ते में काओ अपने दादाजी की यादों में खोया हुआ था। उसे बचपन की वो बातें याद आ रही थी जब उसके दादाजी उसे जमीन से पानी निकालने की बारीकियां सिखाते थे। खैर, अब गांव पहुंचते ही उनका सामना यो नाम के उनके एक रिश्तेदार से हुआ। यो काओ का फैन था और वो उसके साथ जबरदस्ती फोटोज लेने लगा, जिसे जेन ने बड़ी मुश्किल से हटाया। जिसके बाद जेन अपनी माँ से मिली, और काफी वक्त के बाद अपनी माँ से मिलकर वो बहुत खुश हुई। लेकिन इसी दौरान काओ की नजर अपनी बचपन की दोस्त फोन पर पड़ी, जो अब बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी, और अब वो एक बहुत बड़ी यूट्यूबर भी बन गई थी, जिसकी वजह से उसके तेवर बिल्कुल बदले हुए थे। और उसने काओ को ताना मारा कि वो इतने सालों बाद तभी घर आया है जब किसी की मौत हुई है। दरअसल बचपन में जब फोन और काओ पहली बार मिले थे, तो फोन के पिता ने कुछ छिपकलियां पकड़ी थी और उन्हें काओ के दादाजी को पकाने के लिए दे दिया था, जबकि फोन नहीं चाहती थी कि उन बेजुबान जानवरों को कोई चोट पहुंचे। तब इसी दौरान काओ के दादाजी फोन के पिता के साथ वहाँ से चले गए, और काओ वहीं बैठकर हेडफोन्स में गाने सुनने लगा। फोन ने उससे बात करके अपनी दोस्ती की शुरुआत की, और बातों ही बातों में काओ ने सारी छिपकलियों को आजाद कर दिया, जिससे फोन उससे काफी इंप्रेस हुई। लेकिन इस वक्त फोन सबसे मिलने के बाद अपने घर वापस चली गई। तो अब इस सब के बाद काओ को पता चला कि उसके दादाजी उसके लिए विरासत में एक पुरानी कार छोड़ गए हैं, जिससे पहले तो काओ काफी खुश हुआ, मगर जब उसने कार की हालत देखी तो उसका मुंह उतर गया, क्योंकि असल में वो एक पुरानी जंग लगी हुई कार थी, जिसमें जमीन से पानी निकालने वाली मशीन जुड़ी हुई थी। दूसरी ओर रेगिस्तान के उस गहरे गड्ढे में वो शिकारी आदमी कैद था। मॉन्स्टर ने उसे अपने सख्त सलाइवा से ऐसे जकड़ा हुआ था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। मगर तभी अचानक उसके चेहरे पर खून की कुछ बूंदें गिरी, और जब उसने ऊपर देखा तो उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि वो मॉन्स्टर एक विशालकाय छिपकली थी जो अपने शिकार को खा रही थी, और उसका आकार किसी डायनासोर से कम नहीं था। और अपने शिकार को खाने के बाद वो छिपकली उसी आदमी पर झपट पड़ी। वहीं काओ अपने दादाजी को याद कर रहा था, जिसके दौरान उसने यूट्यूब पर फोन का एक वीडियो देखा, जिसमें फोन ने एक कंपटीशन रखा हुआ था। उस कंपटीशन में बंजर जमीन से सबसे पहले पानी निकालने वाले को 10 लाख रुपए मिलने वाले थे। और उस वीडियो को देखकर काओ को लगा कि उसकी किस्मत को बदलने का ये बहुत ही अच्छा मौका है, इसलिए उसने तुरंत इस बारे में जेन को बताया, और उन दोनों ने यो की मदद से अपने दादाजी की उस पुरानी कार को नए जैसा चमका दिया, ताकि वो इस मुकाबले में हिस्सा ले सके। खैर, अब इसके कुछ दिनों के बाद फाइनली कंपटीशन का दिन आया, जहां काफी भीड़ जमा थी। काओ, जेन और यो की टीम के अलावा वहां और कई ग्रुप्स मौजूद थे। तब सेटअप के दौरान फोन काओ के पास आई, जिसे देखकर काओ एक पल के लिए अपने होश खो बैठा, क्योंकि वो उसे आज भी अंदर ही अंदर बहुत पसंद करता था। मगर जब फोन ने पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो काओ ने उसे इम्प्रेस करने के लिए बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा कि वो ये सब सिर्फ अपने दादाजी का सपना पूरा करने के लिए कर रहा है, क्योंकि वो हमेशा से यहाँ पानी निकालना चाहते थे। और ये सुनकर फोन को काफी
काफी अच्छा लगा, मगर असल में काओ की नजरें तो सिर्फ इनाम और फोन पर थी। तो अब इस सब के बाद फोन अपने तंबू के नीचे बैठकर सभी प्रतियोगियों से साइन करवाने लगी। लेकिन इसी बीच वहाँ पर मी नाम के एक ब्रिलिंग बिजनेसमैन की एंट्री हुई। मी वहाँ फोन को देखकर पूरी तरह से फ्लैट हो चुका था और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगा, मगर फोन ने उसे जरा भी भावना देकर सबके सामने उसकी इज्जत उतार दी। पर इसी दौरान वहाँ पर काओ अपने दोनों साथियों के साथ हंसते हुए आ गया और ये बात मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसे लगा कि काओ उस पर हंस रहा है, इसलिए उसने गुस्से में पूछा कि उसे किस बात पर हंसी आ रही है। तो काओ ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैं तो ऐसे ही हंसता रहता हूँ, जिस पर मी उस पर झपट पड़ा, मगर फोन ने बीच बचाव करके उन दोनों को शांत करवा दिया। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद कंपटीशन शुरू होने ही वाला था और काओ पूरे जोश में था कि वही जीतेगा। और जैसे ही कंपटीशन शुरू हुआ सब लोग जीतने के लिए जी जान से मेहनत करने लगे। काओ और उसकी टीम अपने देसी जुगाड़ से पता कर रही थी कि उन्हें कहां पर पानी मिल सकता है और बाकी लोग भी अपने अपने तरीकों से कोशिश कर रहे थे। लेकिन मी आराम से बैठा हुआ था क्योंकि उसके पास काफी एडवांस और महंगे औजार थे। जिसके बाद धीरे धीरे कंपटीशन और भी तगड़ा होता चला गया, पर अब तक किसी के भी हाथ पानी नहीं लगा था। वहीं एक ऐसा ग्रुप भी पानी ढूंढ रहा था जो बिना किसी डर के ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। उनके बॉस ने उन्हें पानी देखने के लिए भेज दिया और खुद गाड़ी में आराम करने लगा। तब वो दोनों थके हारे आदमी पानी ढूंढने निकले ही थे कि उन्हें उन छिपकलियों के शिकारियों का पुराना स्कूटर दिखाई दिया। स्कूटर में चाबी भी लगी हुई थी और ये उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए वो लोग उस स्कूटर को स्टार्ट करके वहाँ से निकलने लगे। लेकिन उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनका पीछा मौत कर रही है। तब इसी दौरान अचानक उनकी नजर पीछे गई, जहाँ जमीन के अंदर से वो विशालकाय छिपकली तेजी से उनका पीछा कर रही थी, जिसे देखकर उन दोनों की हालत खराब हो गई और वो स्कूटर को और भी तेजी से भगाने लगे। तब थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद उस छिपकली ने उनका पीछा करना छोड़ दिया, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश हो गए कि वो बच गए हैं। पर असली खतरा तो अब आने वाला था। उस चालाक छिपकली ने रास्ते में आगे जाकर एक गहरा गड्ढा खोद दिया और वो दोनों अपने स्कूटर के साथ उसी गड्ढे में गिर गए और उन्हें अपना शिकार बनाकर उस छिपकली ने दोबारा उस गड्ढे को मिट्टी से कवर कर दिया। वहीं दूसरी ओर काओ, जेन और यो भी पानी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जिसके दौरान थोड़ा आगे जाकर उन्हें जमीन पर कुछ उल्टी रखी प्लेट्स दिखाई दी और उन प्लेट्स को सीधा करने पर उन्हें उस पर कुछ पुराने टोटके लिखे हुए दिखाई दिए। दरअसल ये पुराने जमाने का एक तरीका था जिसमें लोग प्लेट्स को उल्टा रखकर इंतजार करते थे और अगर जमीन में पानी होता तो प्लेट्स पर नमी की बूंदें आ जाती थी। लेकिन तभी वहाँ पर वो लोग आ गए जिन्होंने वो प्लेट्स रखी थी और वो काओ और उसकी टीम को डराने लगे कि इन प्लेट्स पर जो लिखा हुआ है वो बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए है। जिसके साथ ही उन्होंने बताया कि आगे उस पहाड़ पर बुरी आत्माओं का साया है और वहां जाना खतरनाक हो सकता है। पर उनकी ये बातें सुनकर काओ समझ गया कि ये लोग सिर्फ उन्हें डरा कर वहां से भगाना चाहते हैं, इसलिए वो बिना कोई जवाब दिए वहां से आगे निकल गए। खैर अब शाम हो चुकी थी और सभी प्रतियोगी थककर चूर हो चुके थे। थकान की वजह से जेन कार में ही सो गई थी, इसलिए सबने तय किया कि बाकी का काम कल सुबह किया जाएगा। काओ जब जेन को उठाने गया तो उसे कार के अंदर एक पुराना मेडल मिला जो उसी के बचपन का था। इसके साथ ही उसे एक नक्शा भी मिला जो उसके दादाजी का था और उस नक्शे पर कुछ खास निशान बने हुए थे जो सीधा उस जगह की ओर इशारा कर रहे थे जहाँ पानी मौजूद था, जिसे देखकर काओ खुशी के मारे झूम उठा और उसने तुरंत ये बात जेन और यो को बताई। और अब उन तीनों ने ठान लिया था कि कल सुबह वो हर हाल में पानी निकाल कर ही रहेंगे। अब शाम होते ही सारे प्रतियोगी वहां से जा चुके थे, लेकिन एक ग्रुप वहीं रुका रहा और रात के अंधेरे में पार्टी करने लगा। पर जब उस ग्रुप का एक सदस्य नशे में धुत होकर पेशाब करने गया तो इसी दौरान उसे आसमान में एक विशालकाय छिपकली दिखाई दी जो कि उड़ते हुए उसी की ओर आ रही थी। पर इससे पहले कि वो होश संभाल पाता उस छिपकली ने एक ही झटके में उसकी गर्दन काट दी और उसका सर सीधा उसके दोस्तों के कदमों में जा गिरा। पर इसके अगले ही पल वो छिपकली उस कटे हुए सर को जमीन के अंदर खींच कर ले गई, जिससे डर के वो दोनों जल्दी से अपने ट्रक की ओर भागे। ट्रक के अंदर उन्हें लगा कि वो सुरक्षित हैं, मगर असली मुसीबत ये थी कि ट्रक की चाबी उस मरे हुए आदमी के पास थी और तभी उस छिपकली ने अपनी नुकीली पूंछ ट्रक के अंदर घुसा दी, जिससे घबराकर वो ट्रक से बाहर निकलकर भागने लगे। उनमें से एक आदमी अपने मरे हुए साथी की लाश के पास जा गिरा, जहाँ उसे ट्रक की चाबी मिल गई। चाबी मिलते ही वो जल्दी से ट्रक में बैठा और अपने दोस्त को बुलाने लगा जो कि बाहर ही खड़ा था। पर जब उसका दोस्त उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था तो वो खुद उसे लेने गाड़ी से बाहर निकला, जहां उसने देखा कि उस छिपकली ने उसके साथी को पहले ही मारा हुआ था। जिसके बाद उस छिपकली ने उस आदमी को अपनी नुकीली पूंछ से ऊपर उठा लिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। और ये मंजर किसी डरावने सपने से कम नहीं था।
खैर अब अगले दिन जब फोन और उसका मैनेजर वहां पहुंचे तो उन्हें वो ट्रक लावारिस हालत में मिला, जिसे देखकर उनके साथ आए एक आदमी ने कहा कि ये सब यहाँ के पुराने शराब की वजह से हो रहा है। पर फोन इससे काफी कंफ्यूज थी, इसलिए मैनेजर ने उसे समझाया कि यहाँ के शराब की वजह से कई लोग पहले भी गायब हो चुके हैं। और ये सुनकर फोन ने इस कंपटीशन को यही रोकने की बात कही, मगर मैनेजर ने चुपके से मी को कॉल करके इसके बारे में बताया और मी ने इस कंपटीशन को यही रोकने से मना कर दिया, क्योंकि वो पानी ढूंढने के बहुत करीब था और उसे हर हाल में जीतना था। इसलिए मी की बात मानते हुए मैनेजर ने फोन को झूठ बोलकर मना लिया कि शराब वाली बातें बकवास हैं और हमारे पास इसका कोई सबूत भी नहीं है, इसलिए कंपटीशन जारी रहेगा। दूसरी ओर काओ, जेन और यो उस नक्शे की मदद से एक सुनसान गुफा के बाहर आ पहुंचे, क्योंकि उस नक्शे के हिसाब से पानी का स्रोत इसी गुफा के अंदर था। जिसके बाद वो तीनों अंदर जाने लगे, लेकिन गुफा का अंधेरा और वहाँ से आने वाली अजीब आवाजें जेन को पूरी तरह से डरा रही थी। जेन को बार बार अपने पीछे कुछ होने का एहसास हो रहा था, मगर यो ने उसे चमगादड़ का नाम देकर टाल दिया। इसी बीच यो ने मजाक में जेन को और डराया, जिस पर काओ ने उसे डांटा और आगे बढ़ने को कहा। तब गुफा के अंदर काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक पुरानी दीवार दिखी जो पूरी तरह से बंद थी, पर उन्हें पूरा यकीन था कि इसी दीवार के पीछे वो खूबसूरत झरना और पानी का खजाना छुपा हुआ है जो मैप में मेंशन था। इसलिए वो तीनों उस दीवार को तोड़ने का प्लान बना ही रहे थे कि अचानक यो को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, पर थोड़ा आगे जाकर चेक करने पर उसे वहाँ कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन अगले ही पल पलक झपकते ही उस छिपकली ने यो पर हमला कर दिया और उसे जिंदा ही निगल गई। इस खौफनाक मंजर को देखकर काओ और फोन की हालत भी बहुत खराब हो गई थी। वो इतना ज्यादा डर गए थे कि वहाँ से सीधा बाहर की ओर भागने लगे। वहीं दूसरी ओर मी जमीन में बॉम्ब लगा रहा था ताकि गहरा गड्ढा खोद सके, मगर फोन इसके सख्त खिलाफ थी। पर मी किसी की सुनने वाला नहीं था, वो बस अपनी ही जिद पर अड़ा हुआ था। मगर इसी बीच काओ और जेन चिल्लाते हुए वहां पहुंचे और सबको मॉन्स्टर के बारे में आगाह करने लगे। तब शुरुआत में तो किसी ने भी उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया, मगर जैसे ही उस छिपकली ने एक वर्कर को गड्ढे में खींचा तो सबके होश उड़ गए और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रक के ऊपर चढ़ गए। उस ट्रक पर चढ़ने के बाद उन्हें लग रहा था कि वो सुरक्षित हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो छिपकली इतनी ताकतवर थी कि उसने ट्रक को ही हिलाना शुरू कर दिया, जिससे सब मौत के डर से थर थर कांपने लगे। और जब वो छिपकली के सामने आई तो उसके विशाल शरीर को देखकर सबकी हिम्मत टूट गई और वो जल्दी जल्दी ट्रक से नीचे उतरे। पर इसी हड़बड़ी में फोन नीचे गिर गई और बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागे। जेन एक ट्रक में चढ़ गई जिसमें मी पहले से ही बैठा हुआ था और फोन का मैनेजर बाहर खड़ा था, मगर छिपकली के ठीक पीछे होने की वजह से जेन मैनेजर को अंदर नहीं खींच पाई। तभी वहाँ वो छिपकली आई और मैनेजर को घूर घूर कर देखने लगी और इससे पहले कि मैनेजर कुछ कर पाता उस छिपकली ने उसे अपना निवाला बना लिया। इसी बीच काओ ने फोन को उठाया और उसे लेकर वहाँ से भागने लगा और उस छिपकली से बचने के लिए वो दोनों छिपकली के पुराने बनाए हुए गड्ढे में कूद गए। तब अपने भाई को मुसीबत में देखकर जेन ने तुरंत उस ट्रक का हॉर्न बजाया, जिससे वो छिपकली उस ट्रक के पास तो आई मगर उन्हें कोई नुकसान पहुँचाए बिना ही वहाँ से चली गई। उधर गुफा के अंधेरे में काओ और फोन हिम्मत करके आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर उन्हें दो रास्ते मिले, जिसे देखकर वो दोनों थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तब उन दोनों में बहस होने लगी कि कौन सा रास्ता सही है, क्योंकि एक भी गलत कदम उन्हें सीधा उस छिपकली के मुंह में ले जा सकता था। वहीं दूसरी ओर वो छिपकली उसी ट्रक के ऊपर सो गई थी जिसमें जेन और मी छुपे हुए थे। वो दोनों काफी घबराए हुए थे, पर उन्हें किसी भी हाल में यहाँ से निकलना ही था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो एक एक करके बाहर निकलेंगे, जबकि एक छोटी सी आहट भी उनकी मौत का कारण बन सकती थी। इधर गुफा के अंदर काओ और फोन एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उस छिपकली के ढेर सारे अंडे पड़े हुए थे। वहां उन्हें यो भी मिला जो छिपकली के लार से बने एक सख्त शेल में कैद था और उसे देखकर उन दोनों को थोड़ी सी राहत मिली। तब काओ ने उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, मगर वो शेल टस से मस नहीं हो रहा था। और जब उनकी नजर वहाँ कैद बाकी लोगों पर पड़ी तब उन्हें समझ आया कि उस छिपकली ने इन सबको मारा नहीं, बल्कि अपने बच्चों को ताजा शिकार खिलाने के लिए जमा करके रखा हुआ है। वहीं गुफा के बाहर जेन और मी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और जेन किसी तरह मी की कार तक पहुंच गई, मगर उसके कार को छूते ही कार का अलार्म बज उठा, जो कि सबसे बुरा संकेत था। तब मी ने तुरंत कार का दरवाजा अनलॉक किया और जेन कार के अंदर बैठ गई, लेकिन तब तक वो छिपकली जाग चुकी थी और उसने मी को अपना शिकार बना लिया। उधर गुफा के अंदर काओ और फोन उन कैद लोगों को देख रहे थे। काओ डर के मारे तुरंत वहाँ से निकलना चाहता था, क्योंकि उसे उन लोगों से ज्यादा खुद की पड़ी थी। पर जेन को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, बल्कि वो सबको बचाना चाहती थी। मगर जब
काओ ने अपनी जान बचाने की बात कही तो फोन ने गुस्से में काओ से कहा कि अगर आज तुम्हारे दादाजी यहाँ होते तो वो कभी किसी को छोड़कर नहीं जाते। जिस पर काओ ने पुरानी नाराजगी निकालते हुए कहा कि दादाजी ने तो उस दिन मुझे भी छोड़ दिया था जिस दिन मेरी मेडल सेरेमनी थी। लेकिन ये सुनकर फोन थोड़ा मुस्कुराई और उसने एक ऐसा राज बताया जिसने काओ की दुनिया बदल दी। फोन ने उसे बताया कि उस दिन रास्ते में मेरे पिता मुझे गोद में लिए मदद की भीख मांग रहे थे क्योंकि मुझे एक सांप ने काट लिया था, इसलिए तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी सेरेमनी छोड़कर मुझे अपनी बाइक से हॉस्पिटल पहुंचाया और अगर वो उस दिन वहां ना होते तो मैं आज जिंदा नहीं होती। तब इस सच्चाई को सुनकर काओ की आंखें भर आई और उसने कसम खाई कि वो सबको बचाएगा, पर उसके लिए पहले उन्हें मदद लेकर आनी होगी। खैर अब थोड़ा आगे बढ़कर वहां उन्हें वही सलाइवा से कवर्ड दीवार दिखी, जिसे देखकर फोन को समझ आ गया था कि छिपकलियों को पानी से नफरत है और इसी वजह से इस मॉन्स्टर छिपकली ने पानी को रोक रखा है ताकि वो यहाँ चैन से रह सके। पर इसी दौरान उन्हें उस छिपकली की भयानक आवाज सुनाई दी क्योंकि वो अपनी गुफा में अपने नए शिकार मी को रखने वापस आ गई थी। तब इस आवाज को सुनकर काओ और फोन भागते हुए जमीन के ऊपर जा पहुंचे, जहाँ उन्हें एक ग्रुप तेज आवाज में गाने बजाता और पार्टी करता हुआ मिला। और जब उन्होंने उस ग्रुप को यहाँ मौजूद खतरे के बारे में समझाने की कोशिश की तो वो लोग उल्टा उनका मजाक उड़ाने लगे। मगर अपनी इस बेवकूफी के दौरान जब उन्होंने सामने वाले पहाड़ के ऊपर उस छिपकली को देखा तो उनके पूरी तरह से होश उड़ गए। तब काओ ने उनसे कुछ हथियार मांगे जिनकी मदद से वो लोग इस दानव का सामना कर सकें, जिस पर उन सबने अपनी अपनी बंदूकें निकाली और उस छिपकली पर धावा बोल दिया। लेकिन वो छिपकली इतनी खतरनाक थी कि उसने उड़ते हुए एक आदमी के 2 टुकड़े कर दिए और दूसरे को निगल गई। जिसके बाद वो छिपकली फोन की ओर बढ़ी। काओ ने उसे बचाने की कोशिश भी की पर उस छिपकली ने काओ को अपनी पूंछ से दूर फेंक दिया और फोन को अपने जबड़े में दबाकर गड्ढे में ले गई। जिसे देखकर काओ ने जब उन 2 बचे हुए लोगों से मदद मांगी तो पहले तो उन डरपोकों ने मदद करने से मना कर दिया, लेकिन काओ के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो लोग राजी हुए और उन्होंने फ्लेयर गन से आसमान में सिग्नल भेज दिया और उस सिग्नल को देखकर जेन और बाकी ग्रुप्स भी वहां आ गए। तब शुरुआत में तो काओ की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था, पर जब काओ ने उस मॉन्स्टर की फोटो दिखाई तो सबके होश उड़ गए। मगर अब भी काओ की मदद करने के लिए कोई भी राजी नहीं था, इसलिए काओ ने एक इमोशनल स्पीच देते हुए कहा कि मुझे अपने दादाजी को खोने का पछतावा आज भी है और मैं नहीं चाहता कि बाकी लोग भी अपने अपनों को खोएं। काओ की स्पीच ने सबको इमोशनल कर दिया और वो सब काओ की मदद करने के लिए तैयार हो गए। जिसके बाद काओ ने उन्हें एक खतरनाक प्लान बताया। उस प्लान के मुताबिक कुछ लोग नीचे जाकर लोगों को बचाएंगे और जमीन के ऊपर के लोग तेज म्यूजिक बजाएंगे ताकि वो छिपकली तेज आवाज सुनकर अपनी गुफा से बाहर आ जाए। और जैसे ही वो बाहर आएगी ट्रक से बंधी रस्सी उसके गले में फंसाई जाएगी और दूसरे ट्रक से नुकीले ऑब्जेक्ट्स उसके शरीर में घुसा दिए जाएंगे जिससे उसका खात्मा होगा। और इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने इस प्लान को अंजाम देना शुरू कर दिया। तब म्यूजिक की तेज आवाज सुनकर वो छिपकली बाहर आई और काओ ने ट्रक आगे बढ़ाकर रस्सी उसके गले में फंसा दी और बाकी लोगों ने अपने ट्रक से नुकीले ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर घुसा दिए जिससे वो छिपकली दर्द से तड़पने लगी। उनमें से एक शख्स ने उस पर पेट्रोल बॉम्ब फेंक दिया जिससे छिपकली के चेहरे पर आग लग गई, मगर उसे मारने के लिए इतना काफी नहीं था। उन लोगों के इन हमलों ने उस छिपकली को और भी गुस्सा दिला दिया था और गुस्से में उस छिपकली ने काओ के ट्रक पर हमला किया और दोबारा अपने गड्ढे में चली गई। पर यह मंजर सबसे भयानक था क्योंकि जेन और बाकी लोग पहले से ही गड्ढे के अंदर कैद लोगों को निकालने गए हुए थे और अब उनका सामना उस घायल और गुस्सैल शैतान से होने वाला था। इधर जेन और बाकी लोग उन कैद लोगों को बचा लेते हैं जिसमें मी भी शामिल था, लेकिन इसी बीच उन्हें छिपकली की आवाज आई जिसे सुनकर मी वहां से दूसरे रास्ते भाग गया। अभी फिलहाल उनके पास समय बहुत कम था, इसलिए सभी लोग बिना मी को बचाए ही बाहर आ गए और बाहर उन सबको देखकर बाकी लोग बहुत खुश हुए। पर काओ बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि फोन वहाँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। असल में फोन मी को बचाने के लिए नीचे ही रुक गई थी, इसलिए फोन को खतरे में देखकर काओ ने नीचे जाकर फोन को बचाने की बात कही, जिस पर मी के आदमियों ने उसे बताया कि उन्होंने नीचे उस पानी वाली दीवार पर बॉम्ब लगाए हुए हैं ताकि उनके धमाके से वहां पानी भर जाए और वो छिपकली उन धमाकों में मारी जाए। लेकिन फोन अभी भी नीचे ही थी, इसलिए काओ ने उन्हें धमाका करने से मना कर दिया। तब काओ ने बाकी सबको सुरक्षित जगह पर भेज दिया और खुद डेटोनेटर लेकर गड्ढे में फोन को बचाने निकल गया। वहीं गुफा के अंदर फोन ने मी को ढूंढा और उसे बचाकर बाहर ले जाने लगी, लेकिन तभी उनके सामने वो छिपकली आ गई जिसे देखकर मी की हालत इतनी खराब हो गई कि वो फोन को वही छोड़कर वहां से भाग गया और फोन वहां अकेली रह गई। तब उस विशालकाय छिपकली को देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाई क्योंकि वो छिपकली अब उस पर हमला करने वाली थी। लेकिन ऐसा होने से ठीक पहले वहां काओ आ पहुंचा और उसने पत्थर तोड़ने वाला औजार सीधा उस छिपकली के सर में घुसा दिया जिससे वो दर्द के मारे तड़पने लगी। तब घायल होने के बाद भी वो छिपकली उन पर
हमला करने लगी, पर सही समय पर काओ ने फोन और अपने आप को बचा लिया। पर हालात अभी भी काफी खराब थे, इसलिए काओ ने फिर से हथियार उठाकर उस छिपकली पर हमला किया और मौका मिलते ही काओ और फोन छिपकली से दूर आ गए। लेकिन वो दोनों अब भी काफी डरे हुए थे क्योंकि वो छिपकली वहां भी आ गई थी, जिससे बचने के लिए वो दोनों छुपे हुए थे। पर उस छिपकली ने अपनी पूंछ से फोन को पकड़कर हवा में लटका दिया, जिसके बाद वो फोन को खाने ही वाली थी, पर काओ ने हिम्मत जुटाकर उस छिपकली पर फ्लेयर गन चला दी। जिसके बाद काओ ने एक कंकाल पर अपना फोन रखकर उस पर अपनी वीडियो चला दी, जिससे छिपकली ने काओ की जगह उस कंकाल पर हमला कर दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर काओ और फोन वहां से भाग गए। इसी दौरान काओ ने बॉम्ब्स भी डेटोनेट कर दिए, जिससे वहां एक धमाका हुआ और उस दीवार के पीछे का सारा पानी उस गुफा में फैल गया और पानी से बचने के लिए काओ और फोन एक ऊंची जगह पर आ गए थे। लेकिन इसके अगले ही पल वो छिपकली फिर से वहां आ गई और उसने काओ को पकड़ लिया। तब काओ ने फोन को अपनी जान बचाकर वहां से भागने को कहा, लेकिन फोन काओ को छोड़कर कहीं नहीं गई। मगर इसी दौरान वो पानी उस छिपकली तक पहुंच गया, जिससे वो छिपकली पानी में बहकर आगे चली गई और इससे काओ और फोन को मौका मिल गया और वो दोनों उस गुफा से बाहर आने में कामयाब हो गए। उनके बाहर आते ही वहां पर यू और जेन भी आ गए थे और वो दोनों काओ और फोन को सही सलामत देखकर बहुत खुश थे। लेकिन अगले ही पल जमीन फिर से जोर जोर से हिलने लगी, जिससे उन्हें लगा कि ये काम उस छिपकली का ही है। मगर ये वो छिपकली नहीं बल्कि गुफा के अंदर का पानी था, जो अब जमीन फाड़कर बाहर आ चुका था। और वो सब लोग इसे देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उस छिपकली के साथ साथ उन्होंने इस गाँव के लोगों को हो रही पानी की दिक्कत को भी खत्म कर दिया था। अब वैसे तो सब कुछ ठीक हो चुका था, मगर इसके थोड़ी देर बाद गुफा के उस गड्ढे में से मी बाहर निकला, जो कि पैसों के लालच में उस छिपकली के एक अंडे को अपने साथ ले आया था। और मुझे लगता है उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसा करना उसे कितना भारी पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर इस दुनिया के एक अनजान कोने में एक ऐसी खुफिया जगह मौजूद हो, जहाँ ऐसी छोटी मोटी छिपकलियां नहीं बल्कि उनके सदियों पुराने पूर्वज यानी कि असल और जिंदा डायनासोर्स आज भी राज कर रहे हों। और ये नहीं देखा तो समझो कुछ नहीं देखा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ही रहस्यमय आइलैंड की, जो दुनिया के नक्शे में भी नहीं है। मगर एक दिन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लोग कैंसर की दवाई बनाने के लिए एक चमत्कारी फूल को ढूंढते हुए इस आइलैंड पर आ पहुंचे। उन्हें लगा था कि वो बस एक जंगल में आए हैं, पर उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इस आइलैंड पर मौत उनका पीछा करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि यहाँ कदम कदम पर इंसानों को नोचकर खाने वाले खूंखार डायनासोर्स उनका इंतजार कर रहे हैं। पर क्या ये लोग उन डायनासोर्स के चंगुल से खुद को बचाने में कामयाब हो पाएंगे? ये जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही राइट वाली वीडियो पर अभी क्लिक करो, और अगर कुछ और देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। तब तक मैं चला आपके लिए ऐसी ही एक और वीडियो बनाने। सो टाटा और गुड बाय।